स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर जोड़ी करके सदा के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार महागठबंधन को 2 बड़ी सीटों पर बड़े फायदे हुए हैं। दोस्तों बताएंगे कैसे 2 सीटें तो महागठबंधन की चुनाव लड़ने से पहले कंफर्म दिखाई दे रही है। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण और चिराग पासवान को कैसे इंडिया गठबंधन ने तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों इसी के साथ में भाजपाई नेता लोगों को 500 रुपए बांटते हुए पकड़े गए हैं। दोस्तों बताएंगे कहां से जुड़ी बड़ी अपडेट है। और योगी आदित्यनाथ से प्रचार करा रहा था एनडीए गठबंधन तो इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव को मैदान में उतारने जा रहा है। दोस्तों बताएंगे अखिलेश ने योगी के बयान का दिया है करारा जवाब। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ। दोस्तों बताएंगे कहां पर एक बड़े नेता को उतारने के चक्कर में बीजेपी का नामांकन पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। साथ साथ दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहा था आरएसएस के कार्यक्रम में जैसे ही दिखाई दिया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तत्काल उसको सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद हो हल्ला मचाने लगे हैं बीजेपी के लोग। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। चलेंगे उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव डंके की चोट पर होगा और परिवर्तन होता नजर आ रहा है, इस बार युवा सरकार बनेगी, यानी इस बार का नारा है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार और महागठबंधन का राज। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इससे जुड़ी पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में समस्तीपुर के रोसड़ा विधानसभा सीट पर सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपना प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने यहां से ब्रजकिशोर रवि को मैदान में उतारा गया है दोस्तों, जबकि सीपीआई के द्वारा राजेश पासवान को मैदान में उतारा गया। दोस्तों राजेश पासवान के चुनाव लड़ने के कारण कांग्रेस पार्टी के वोट यहां पर अलग अलग तरीके से डिवाइड हो सकते थे, यानी विपक्ष के 2 उम्मीदवार एक ही सीट पर चुनाव लड़ रहे थे दोस्तों, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को इस सीट पर भारी नुकसान झेलना पड़ता। लेकिन शाम होते होते खबर एक ऐसी सामने आती है जिससे कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत मिली है और महागठबंधन में यह सीट अब कांग्रेस पार्टी के लिए आसान हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रोसड़ा सीट पर सीपीआई के प्रत्याशी लक्ष्मण पासवान का नामांकन तकनीकी कारण से रद्द कर दिया गया है। दोस्तों पासवान ने राजनीतिक साजिशों का आरोप लगाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को फायदा है बल्कि महागठबंधन को फायदा है, जहां पर महागठबंधन का यहां पर इकलौता नेता मैदान में उतरा हुआ है, यानी पहले 2 नेता थे अब अकेले कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। 2020 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे दोस्तों। 2015 में कांग्रेस ने इस सीट को जीता था, ऐसे में सीपीआई अगर उम्मीदवार उतार देता और उनका नामांकन स्वीकार हो जाता तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती महागठबंधन के लिए। तो कांग्रेस पार्टी को इस सीट पर एक बड़ी राहत मिली है दोस्तों और उम्मीद है कि यह सीट कांग्रेस आराम से निकाल लेगी, लेकिन उससे बड़ा फायदा राष्ट्रीय जनता दल को मिला है। दोस्तों खबर यह है कि सिवान जिले के अंतर्गत आने वाले मढ़ौरा सीट पर एलजेपी आर ने अपना एक उम्मीदवार सीमा सिंह को मैदान में उतारा था दोस्तों, जो भोजपुरी की स्टार है और सोशल मीडिया पर उनके काफी चर्चे रहते हैं। ऐसे में एलजेपी आर ने उनको मैदान में उतारकर कोशिश की कि एक पॉपुलर यानी प्रसिद्ध व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जाए, ताकि राष्ट्रीय जनता दल का जो गढ़ है, जो मढ़ौरा की सीट है, वहां पर राष्ट्रीय जनता दल को पहली बार चुनौती दी जा सके दोस्तों। लेकिन बीते दिन एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे लग रहा है कि ये सीट भी अब महागठबंधन के खाते में जा चुकी है दोस्तों, यानी मढ़ौरा की सीट पर एलजेपी आर जो एक थोड़ी बहुत चुनौती राष्ट्रीय जनता दल के लिए पेश कर सकती थी। चिराग पासवान का उम्मीदवार यहां पर आरजेडी को हराने के लिए लड़ रहा था दोस्तों, लेकिन चिराग पासवान के लिए बुरी खबर सामने आई है, जहां पर उनके उम्मीदवार का नामांकन ही खारिज कर दिया गया, यानी उम्मीदवार की जगह पर प्रस्तावक का नाम लिख दिया गया था और प्रस्तावक की जगह पर पार्टी का नाम लिख दिया गया था, यानी एकदम अनपढ़ वाला रवैया अपनाया गया था दोस्तों। इस बात को लेकर चुनाव अधिकारी ने फैसला लिया और नामांकन को रद्द कर दिया। निरहुआ रिश्ता वाले मूवी को लेकर इनका नाम काफी ज्यादा फेमस हुआ था सीमा सिंह का, लेकिन अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी और चिराग पासवान के लिए तगड़ा झटका है दोस्तों। 9वीं पास सीमा सिंह करीब 600 से ज्यादा फिल्मों में सॉन्ग कर चुकी है, गाने कर चुकी है और ऐसे में मढ़ौरा के सीट पर अब इंडिया गठबंधन अकेली पार्टी बची हुई है दोस्तों। इंडिया गठबंधन का पूरी तरीके से दबदबा इस सीट पर पहले भी रहा है और थोड़ी बहुत चुनौती जो मिलने वाली थी वो भी अब खत्म हो गया। तो कह सकते हैं कि महागठबंधन के लिए ये दूसरी सीट फिक्स हो गई है दोस्तों, यानी 243 में से 2 सीटों पर महागठबंधन मजबूत स्थिति में आ चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो ये शुरुआत, अभी तो और भी कई सारे नेता बगावत करते हुए और कई सारे नेता इस तरीके से अपना नामांकन रद्द करवाएंगे, खासकर एनडीए गठबंधन वालों के लिए ये बुरी खबर है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर खुलेआम चुनाव के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है दोस्तों। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनाव के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वजीरगंज के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन सभा के अंदर लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं। बीजेपी के गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आकर उनकी सभा में शामिल हुए दोस्तों, उनका नामांकन करवाया, अपने प्रत्याशी वजीरगंज के प्रत्याशी का नामांकन करवाया। लेकिन वजीरगंज में बीजेपी का प्रत्याशी अपने नामांकन सभा के बाद लोगों को 500 रुपए बांटता हुआ कैमरे पर पकड़ा गया है दोस्तों। कैमरा रिकॉर्डिंग होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर चुनाव आयोग को
शिकायत दर्ज करवा दी है और तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जब सभा में भीड़ नहीं जुट रही तो पैसे के उपयोग पर आ गए भाजपाई, इससे पता चलता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व से कितना डर बैठा हुआ है एनडीए गठबंधन वालों में, खासकर भाजपा वालों में। दोस्तों अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये डर के कारण इस तरीके से पैसे बांटने पर उतर आए हैं तो दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर योगी आदित्यनाथ को बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए बार बार मैदान में उतारा जा रहा है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए जब पहुंचे तो उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि बिहार का चुनाव राष्ट्रवाद का चुनाव होगा, यानी कौन राष्ट्रवाद के साथ में है उसका चुनाव होगा। योगी आदित्यनाथ और भी अलग अलग तरीके के बयान बिहार में देकर कहीं ना कहीं एक तरीके की विचारधारा का समर्थन कर रहे थे और कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ कहने लगे कि विकास नहीं बुर्का चाहिए, यानी मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर इस तरीके का बयान दिया जा रहा था। दोस्तों योगी आदित्यनाथ के द्वारा वही बयान दिए जा रहे हैं जिसके लिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को बिहार में भेजा है। आप लोग जानते हैं कि किस तरीके के एजेंडे सेट करने के लिए योगी आदित्यनाथ को भेजा जाता है, लेकिन अब विपक्ष ने भी तय कर रखा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव योगी के बयान का एक एक शब्दों का जवाब देंगे। दोस्तों जैसे ही योगी आदित्यनाथ बिहार में बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे और विकास और बुर्के की बातें कर रहे थे, तो जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में स्टार प्रचारक नहीं बल्कि स्टार विभाजक बनकर गए हैं। बिहार की जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी। बिहार के लोग सांप्रदायिक लोगों को स्वीकार नहीं करते। अपने पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों की बात सुनते हुए उनके सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव की ओर से यह बयान सामने आया है। दोस्तों अखिलेश यादव अब योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए बयानों का भी जवाब देंगे। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ की सभा भाजपा वाले करवा रहे हैं, बल्कि वहीं वहीं इंडिया गठबंधन को अखिलेश यादव की भी सभा करवानी चाहिए, जिन्होंने 2024 के चुनाव में आरएसएस, बीजेपी और तमाम बड़े तंत्रों को बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव में शिकस्त दी थी। उनको पता है कि कौन से एजेंडे पर बीजेपी को बुरी तरीके से बैकफुट पर धकेला जा सकता है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन के प्रचार में जोर शोर से सामने आना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार में मोदी और शाह के द्वारा कुछ सीटों पर अपने हिसाब से उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता और नेताओं के विरोध के बावजूद मैथिली ठाकुर नाम के सिंगर को दरभंगा में चुनावी मैदान में उतारा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि अलीनगर की सीट पर नामांकन दाखिल करने के लिए जब वो पहुंची तो भारी संख्या में लोगों का आना चाहिए था। दोस्तों उम्मीद की जा रही थी, लेकिन नामांकन रैली में पूरी की पूरी कुर्सियां खाली पड़ी है। इससे एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी के लोगों को लगता था कि वो किसी को भी बाहर से भेज देंगे और स्थानीय कार्यकर्ता स्वीकार कर लेंगे, उनके लिए वोट की कोशिश करेंगे, वोट डलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विनोद मिश्रा यहां पर एक बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की कई सारी सीटों पर अमित शाह और मोदी ने अपने हिसाब से उम्मीदवार तय करके भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को बंटाधार कर दिया है और आने वाले चुनाव के जो नतीजे आएंगे उनमें कम से कम 10 से 12 ऐसी सीटें होगी जहां पर मोदी और शाह अपने हिसाब से लोगों को टिकट दे रहे थे और पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे और अंतोगत्वा इन सीटों पर एनडीए गठबंधन को हार का सामना करना पड़ेगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पशुपति पारस ने यानी चिराग पासवान के चाचा ने ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और इसके लिए उनकी पार्टी ने तैयारी कर ली है। उन्होंने बकरी, साहिबपुर, कमाल और चेनारी और गरखा और महुआ सीट पर एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी के सामने खुद का उम्मीदवार मैदान में उतारा है। दोस्तों ऐसे में अगर आप देखेंगे तो पशुपति पारस और चिराग पासवान का उम्मीदवार अगर एक दूसरे से भिड़ेगा तो इसका मतलब चिराग पासवान का जो कोर वोटर है वो डिवाइड हो सकता है। दोस्तों इसका फायदा महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका में रायचूर जिले के अंदर पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण कुमार केपी को 12 अक्टूबर को आरएसएस की वर्दी पहनकर आरएसएस के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए निलंबित कर दिया गया। पिछले कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने केरल के अंदर हुए एक बड़े मामले को लेकर सवाल खड़ा किया था दोस्तों और बीजेपी को बैकफुट पर धकेला था। आरएसएस की जमकर आलोचना की थी। अब कर्नाटका में इस फैसले के बाद संदेश साफ हो गया है कि कांग्रेस आरएसएस की विचारधारा का खुलकर विरोध आगे भी करती रहेगी। अगर आप भी मानते हैं कि बात तो सही है और जो भी व्यक्ति जो खासकर सरकारी व्यक्ति है और किसी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होता है तो उसके ऊपर इसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी सरकारी अधिकारी को ऐसे किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए जो किसी धार्मिक या फिर सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हो। दोस्तों हालांकि आरएसएस वाले अपने आप को सामाजिक संगठन बताते हैं, लेकिन सबको पता है कि वो राजनीतिक और धार्मिक संगठन भी है। कौन सी पार्टी को समर्थन करते हैं और किस धर्म का गुणगान करते हैं ये सबको पता है। इसीलिए आरएसएस को धार्मिक और राजनीतिक संगठन भी कहा जा सकता है। ऐसे में आरएसएस के व्यक्ति को तगड़ा झटका तब लगा दोस्तों जब प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से आरएसएस का वर्दी पहने व्यक्ति को निलंबित कर दिया
गया है। अगर आप भी मानते हैं किसी तरीके का एजेंडा देश के हर राज्य में लागू होना चाहिए, आरएसएस वालों को सरकारी दफ्तरों तक पहुंचने के लिए कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर आखिरकार आरजेडी के द्वारा ऑफिशियल तौर पर आधिकारिक तौर पर एक बयान जारी करते हुए उन सारे हवाबाजी का खंडन किया गया है जिसमें दावा किया जाता कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम के सामने कुटुंबा से राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार उतारेगी। आरजेडी ने कहा कि गोदी मीडिया और कुछ विशेष रुचि के लोग इधर उधर खबर प्लांट कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल उस सीट पर भी, इस सीट पर भी उम्मीदवार उतारेगी या फलाने सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस तरीके की खबरें सच्चाई से मीलों दूर है। सभी से आग्रह है कि वो प्रकाश की कई खबरों पर ध्यान ना दे। कुल मिलाकर दोस्तों तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का ये कहना है कि ये लोग मिलकर, यानी कुछ लोग मिलकर इंडिया गठबंधन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि ये सारी बातें भ्रम है और इंडिया गठबंधन किसी और गठबंधन से बहुत ज्यादा मजबूत है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के अंदर भाकपा माले यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल की ओर से 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। दोस्तों ये सूची 2 चरणों के चुनावी मुकाबले को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है। भाकपा माले ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं दोस्तों, यानी भाकपा माले सीपीआई माले को पिछली बार 19 सीटें मिली थी, इस बार वो 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो केवल 1 सीटें उनको एक्स्ट्रा मिली है, जो अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन में पुराना समीकरण चल रहा है। दोस्तों सवाल यह है कि जब विपक्ष की सारी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी को लगभग उतनी ही सीटें मिली है जो पिछली बार मिली थी, तो फिर आखिर 6 ऐसी सीटें क्यों है जहां पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, या यूं कहिए कि पूरे महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के उल्टा आमने सामने हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उड़ीसा के नौपाड़ा विधानसभा सीट को जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। दोस्तों भक्तचरण दास के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी की उड़ीसा में जबरदस्त वापसी कराई जाए। इसके लिए जरूरी है कि जितने भी उपचुनाव हो उसमें कांग्रेस पार्टी अपना परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाई रखे और एक तरफा चुनाव जीते। ऐसे में दोस्तों भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार घासीराम मांझी के समर्थन में उनके नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे। दोस्तों कड़ाके की धूप के बावजूद लोगों का हुजूम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में दिखाई देता। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग घासीराम के समर्थन में उतर आए हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। एक दिन पहले 3000 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, यानी ऐसा लग रहा है कि उड़ीसा के अंदर कांग्रेस पार्टी नौपाड़ा के विधानसभा सीट को जीतकर अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करवाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी यह साबित करना चाहती है कि उड़ीसा के अंदर अब बीजेपी अगर सत्ता में है तो विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका विपक्ष की होगी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी उड़ीसा के अंदर सत्ता की दावेदारी भी करने वाली है। दोस्तों जो भी आपकी राय है इस पूरे मामले को लेकर भी लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि उड़ीसा परिवर्तन मांग रहा है तो लिखेगा जरूर। दोस्तों इसी के साथ में सिद्धरमैया कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सनातनी और कट्टर सोच वाले लोगों से बच के रहना चाहिए, आरएसएस से बच के रहना चाहिए। इस घटना की सिर्फ दलितों को नहीं बल्कि हर भारतीयों को निंदा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के ऊपर फेंके गए जूते का मामला उठाते हुए उन्होंने बयान दिया। सिद्धरमैया ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने दुनिया के कई देशों के संविधान पढ़े, उनमें से भारत के लिए सबसे अच्छा संविधान बनाया। उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध, बसवेश्वर और अंबेडकर की विचारधारा में भरोसा करते हैं हम लोग और चाहते हैं कि समाज के अंदर समझदारी और वैज्ञानिक सोच बढ़े। अंबेडकर एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने ज्ञान से समाज को बदलाव लेकर आए। और सीएम ने आगे कहा कि अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए शुरू किया गया ताकि छात्र अंबेडकर जी के विचारों को समझे और उस पर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा इंसान फिर कभी पैदा नहीं हो सकता और आरएसएस पर भी निशाना साधा गया। दोस्तों आरएसएस से लोगों को बच के रहने के लिए बोला गया है। इन्हीं बातों को लेकर अब भाजपा वाले कहीं ना कहीं इस मामले पर बुरी तरीके से भड़के पड़े हैं। दोस्तों साथ साथ बिहार के चनपटिया विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी की ओर से मनीष कश्यप को टिकट दिया गया है। मनीष कश्यप के टिकट को लेकर पहले चर्चा चल रही थी कि शायद ये टिकट ना दिया जाए, लेकिन काफी मान मशक्कत के बाद आखिरकार ये टिकट दे दी गई है। चनपटिया विधानसभा सीट से मौजूदा बीजेपी के विधायक है दोस्तों और 9000 वोट लाकर अकेले दम पर जब चुनाव लड़े थे तो 9000 वोट मनीष कश्यप को मिला था। लेकिन क्या आने वाले चुनाव के अंदर ये और ज्यादा बड़े अंतर से चुनाव जीतने की कोशिश कर सकते हैं या फिर इनको कुछ ज्यादा वोट मिल सकता है? अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो यहाँ पर बीजेपी बुरी तरीके से फंसेगी दोस्तों, क्योंकि इस सीट की अगर बात करें, चनपटिया की बात करें तो ज्यादा यहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है, लेकिन अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो इंडिया गठबंधन के लिए सीट आराम से आ सकती है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें सहरसा के अंदर महागठबंधन के प्रत्याशी और आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो टिकट मिलने के बाद नॉमिनेशन करने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने उनको दूध और गंगा जल से स्नान करवाया। इसके बाद अब वो अपने पूरे समाज को एकजुट कर रहे हैं दोस्तों, यानी ताती तत्वा समुदाय के लोग जो 5 लाख की
आबादी 5 लाख की संख्या में गांधी मैदान पहुंचे थे। अप्रैल के महीने में अपनी ताकत दिखाने के लिए उनको एकजुट करके इंडिया गठबंधन से जोड़ने का फैसला आईपी गुप्ता ने किया है। उनको 2 सीटें लड़ने के लिए मिली है दोस्तों। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या बड़ी संख्या में तांती तत्वा समाज के लोग इंडिया गठबंधन को साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं आईपी गुप्ता के नाम पर। अगर ऐसा हुआ तो पूरी तरीके से कम 6-7% के वोट शेयर का अंतर हो जाएगा दोस्तों और एक तरफा खेला होने की स्थिति बन सकती है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे प्रकरण पर। अगर आप भी मानते हैं कि इस बार गठबंधन जिस हिसाब से बना है, छोटी छोटी पार्टियों को भी मौका दिया गया है, कहीं ना कहीं कुछ बड़े बदलाव के विचार जरूर सुनाई दे रहे हैं, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर खुद को डिप्टी सीएम पद पर उम्मीदवारी के तौर पर आगे रखने वाले वीआईपी पार्टी के नेता के लिए एक बुरी खबर आई। मुकेश सहनी के भाई और उनके पार्टी के वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी को मैदान में उतारा गया दोस्तों। आरजेडी ने उम्मीदवार वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी के सामने उतार दिया, जिसे लेकर अब गठबंधन में चर्चाएं एक नए तरीके से देखने को मिल रही है दोस्तों। अमूमन राष्ट्रीय जनता दल को ये फैसला लेना चाहिए कि वो जो मुख्य नेता हैं उनके सामने अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन यहाँ पर उतारे जाने को लेकर अब कई तरीके के सवाल है, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सोहतास के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल के खिलाफ जबरन धर्मांतरण के आरोप में दर्ज 5 एफआईआर रद्द कर दी है दोस्तों। कोर्ट ने कहा कि जांच में कोई भी ठोस सबूत हमारे पास नहीं आए, सबूत नहीं मिले और आपराधिक कानून का उपयोग निर्दोषों को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता। साथ ही स्पष्ट किया गया कि शिकायत केवल पीड़ित या उसके परिवार के द्वारा किया जा सकता है। यूपी में अवैध धर्मांतरण के केस मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इनको रद्द कर दिया। आपराधिक कानून का इस्तेमाल निर्दोष को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता, ये टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की गई है दोस्तों। यानी किसी के ऊपर भी धर्म परिवर्तन के आरोप लगा दिए जाते हैं, उसके बाद आप लोग जानते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस काम करती है। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर निजी शिक्षण संस्थानों के अंदर आरक्षण लागू किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी बिहार इकाई की ओर से देश के सभी लोगों से बोला गया, खासकर बिहार के लोगों से बोला गया कि अब केवल 28 दिन बचे हैं। 28 दिन के अंदर पूरी तरीके से परिवर्तन आएगा। 28 दिन के बाद जो सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी वो ये सुनिश्चित करेगी कि निजी शिक्षक संस्थानों के अंदर आरक्षण को लागू किया जाए। राहुल गांधी का भी यह सपना है दोस्तों, वो भी आर्थिक और सामाजिक सर्वे कराने के हितैषी है। ऐसे में राहुल गांधी की बातों का समर्थन करते हुए अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी एक रिमाइंडर दे रही है, यानी उनको उठाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर आप लोगों ने इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार बना दी तो केवल 28 दिनों के अंदर आप लोगों को निजी शिक्षक संस्थानों के अंदर आरक्षण का लाभ मिलेगा। आप देखते हैं आम जनता इस पूरे मामले पर क्या जवाब देती है दोस्तों। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दिल्ली के अंदर दंगों के आरोप में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता शर्जील इमाम ने तिहाड़ जेल से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने का ऐलान नहीं किया है, बल्कि यूं कहिए कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। शर्जील ने यह फैसला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी खारिज होने के बाद लिया है दोस्तों। शर्जील इमाम ने जेल से जारी बयान में कहा कि उनकी जमानत अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में 2 सितंबर को खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को भी उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं दी। इससे उनकी उम्मीदें टूट गई है। बिहार के विधानसभा चुनाव में पूर्णिया या फिर सीमांचल के किसी सीट से चुनावी मैदान में उतरने को लेकर चर्चा चल रही थी दोस्तों, लेकिन अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि जेल में बंद है, उन्हें लेकर एक सिंपैथी जरूर लोगों के बीच में देखने को मिलती है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो डर रहे थे कि सीमांचल के अंदर अगर वो चुनावी मैदान में उतर जाते हैं शर्जील इमाम, तो उनको लेकर जो सिंपैथी है उसके कारण कई सारे बड़े नेताओं को हार का सामना ना करना पड़े। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखिएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक और लिस्ट जारी की है दोस्तों, और इस लिस्ट में पार्टी की ओर से कई सारे बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है। नरकटियागंज से पार्टी ने शाश्वत केदार पांडे को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। किशनगंज से मोहम्मद कमरुल होडा को मैदान में उतारा जा रहा है, जबकि कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम चुनाव लड़ेंगे, जबकि पूर्णिया से जितेंद्र यादव को टिकट दिया गया है दोस्तों, और गया के सीट से गया टाउन की सीट से मोहन श्रीवास्तव को चुनाव लड़वाया जा रहा है। आपको बता दें कि किशनगंज की जो सीट है जहां से कमरुल होडा को चुनाव लड़ाया जा रहा है दोस्तों, ये सीट पार्टी के लिए इस बार आसान हो सकती है। जब से वक्त कानून लेकर भारतीय जनता पार्टी आई है, वक्त संशोधन कानून, तब से विरोध बहुत तेज था बिहार के अंदर, और इसका असर पूर्णिया की कई सारी सीटों पर देखने को मिलेगा। अगर आप भी मानते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग इस बार पूर्णिया हो या फिर सीमांचल का कोई भी इलाका हो, इंडिया गठबंधन के लिए जमकर वोट करके बीजेपी से वक्त कानून के खिलाफ एक बदला निकाल सकते हैं, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। इसके इतर भी अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर वोट चोरी के मामले को लेकर राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवाल
पर अब एक बड़ा मामला सामने आया है। अलंद में पूर्व बीजेपी के विधायक गुट्टेदार के घर के पास जले हुए मतदाता रिकॉर्ड मिले हैं। एसआईटी की जांच के बीच बड़ी घटना हुई है। दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा बड़े पैमाने पर वोट चोरी के आरोप लगने के बाद राज्य में एसआईटी गठन किया गया। राहुल गांधी ने अपने दावे के समर्थन में 2023 के कर्नाटका विधानसभा चुनाव के दौरान अलंद के निर्वाचन क्षेत्र का हवाला दिया था दोस्तों। और कर्नाटका के कुलबुर्गी जिले के पूर्व बीजेपी के विधायक सुभाष गुट्टेदार के आवास के बाहर शनिवार यानी आज मतदाता रिकॉर्ड के ढेर पड़े मिले दोस्तों। और ये सारे जले पड़े हुए थे। ये घटना एसआईटी के द्वारा 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान अलंद विधानसभा सीट में वोट चोरी के आरोप की जांच के दौरान सामने आई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गेम चल रहा था कर्नाटका में। राहुल गांधी ने जब खुलासा किया, एसआईटी बनी, तो उसके बाद अब ये ताबड़तोड़ चीजें सामने आ रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा जो प्रेजेंटेशन दिया गया था वो आज तक के भारत में, खासकर यूं कह लीजिए कम से कम 2025 में, तो राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिया था वो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी भारत की राजनीति में। तो लिखिएगा जरूर दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। दोस्तों बने रहिएगा इसी तरीके से, देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।